नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट में। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम 12 ज्योग्राफी के अगले टॉपिक को लेकर बात करेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति को लेकर। जी हाँ, मानव भूगोल की प्रकृति का जब भी आपके टॉपिक बने तो विशेष रूप से याद रखना है कि मानव भूगोल की प्रकृति को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। प्यारे साथियों, जो भी टॉपिक पढ़ें आप बिल्कुल किताब की सहायता से ही पढ़ें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर किसी गाइड बुक या किसी पास बुक को देखकर नहीं बनाए जाते हैं। अधिक से अधिक आप बुक का यूज़ लेवें। मैं आपको बता रहा था, मानव भूगोल की प्रकृति को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपके मानव का प्राकृतिकरण और नंबर 2 दे रखा है आपके प्रकृति का मानवीकरण। सर्वप्रथम मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में अगर टॉपिक बन भी जाए तो क्या लिखना है इसके बारे में। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं हम मानव का प्राकृतिकरण। जी हाँ, मानव का प्राकृतिकरण जब भी टॉपिक बने तो ये एक मानव भूगोल की प्रकृति की एक विचारधारा आती है, जिसे कहा जाता है साथियों निश्चयवाद। निश्चयवाद एक विचारधारा है जो मानव के प्राकृतिकरण को परिभाषित करती है। शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। देखिए आप, मनुष्य किसके अनुसार है? प्रकृति के अनुसार है। मानव का प्राकृतिकरण मानव प्रकृति के अनुसार है, अर्थात इस निश्चयवाद में। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर एक शब्दावली भी दे रखी है, इसे पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है, जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस पर्यावरण निश्चयवाद में स्पष्ट बता रखा है मानव के प्राकृतिकरण में कि मनुष्य अपना जीवन यापन, अपने क्रियाकलाप निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों पर आधारित रखता है। मनुष्य का जीवन यापन, मनुष्य के क्रियाकलाप यदि प्रकृति के नियमों पर आधारित हैं तो इसे मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जा सकता है। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर मानव का प्राकृतिकरण आता है तो साथियों वह मानव और कोई नहीं, कौन होगा? आदि मानव होगा। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है आदि मानव। जी हाँ, वही आदि मानव जिसके पास में ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, कौशल का अभाव था और जिसने प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग अपने जीवन यापन को चलाया है, वो आदि मानव जो है निश्चयवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब बात करें साथियों, मानव भूगोल के प्राकृतिकरण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यदि आपके एग्ज़ाम में मानव का प्राकृतिकरण टॉपिक न बने तो सीधा सीधा टॉपिक बनेगा पर्यावरण निश्चयवाद को लेकर। विशेषताओं में कहीं नहीं उलझना है, सिंपल सी बात याद रखनी है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन जो है करता है निश्चित रूप से। दूसरी विशेषता आपको मूल रूप से याद रखनी है कि यहाँ पर मानव जो है, मानव को निर्बल बताया गया है। मानव को निर्बल अर्थात कमज़ोर बताया गया है और प्रकृति को यहाँ पर शक्तिशाली बताया गया है। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें, मानव यहाँ पर निर्बल हैं और प्रकृति यहाँ पर शक्तिशाली बताई गई है। इसी प्रकार मनुष्य प्रकृति की जो भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे प्राकृतिक शक्तियों को ले लीजिए, बादल का गरजना, बारिश का होना, बिजली का चमकना आदि को मनुष्य देवीय रूप समझकर उनकी पूजा अर्चना करता है। जी हाँ, मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों को देवीय शक्तियों के रूप में मानता है। तो ये सारी बातें आपकी मानव का प्राकृतिकरण के अंतर्गत मानी जाएगी। जी हाँ, इसी प्रकार इस तथ्य को प्रकट करने के लिए आगे एक छोटी सी कहानी दे रखी है प्रकृति मानव का प्राकृतिकरण को लेकर। ये वाली बेदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र वाली ये कहानी केवल आपको पढ़नी है।
इस कहानी में से एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन आपको अध्ययन करना है। इसको पढ़ने से आपको यह पता चल जाएगा कि निश्चयवाद होता क्या है। इसी प्रकार जो दूसरी विचारधारा है उसमें देखिए आप प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण प्यारे साथियों शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। आप स्वयं नोटिस कर सकते हैं कि अब जो प्रकृति है वह किसके अनुसार है? मानव के अनुसार है। क्यों है मानव के अनुसार? क्योंकि अब मनुष्य ने अपने ज्ञान विज्ञान बुद्धि कौशल का विकास करके प्रकृति में नवीन संभावनाएं खोज दी हैं, प्रकृति में नए नए आविष्कार कर लिए हैं। इसलिए इस विचारधारा को जो है संभववाद के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन बन जाए प्रकृति का मानवीकरण तो संभववाद और मानव का प्राकृतिकरण तो निश्चयवाद, ये आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, इसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकृति का मानवीकरण आते ही आपको मूल रूप से याद रखना है कि यहाँ पर एक शब्दावली आएगी जिसका नाम है संभववाद। हालांकि बुक में जो टॉपिक दे रखे हैं वो विवरणात्मक ज़्यादा हैं और कुछ विशेष नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो आप बिल्कुल नोट्स प्राप्त करें और इन टॉपिक को जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स में लिखे हुए हैं। संभववाद। संभववाद का सामान्य अर्थ होता है प्रकृति में संभावनाएं खोजना, नए नए आविष्कार करना या संभावनाएं खोजना। आविष्कार करना, संभावनाएं, नए नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी संभववाद के अंतर्गत आता है। जी हाँ, अब संभववाद की अगर विशेषताएं बनेगी तो कहीं नहीं उलझना है। सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ मनुष्य, देखिए आप प्रकृति का मानवीकरण, यहाँ मनुष्य शक्तिशाली है और प्रकृति को यहाँ पर निर्बल बताया गया है। मनुष्य ने अपने ज्ञान विज्ञान बुद्धि कौशल के आधार पर प्रकृति से संसाधन प्राप्त करना प्रारंभ कर लिया है। तो यहाँ प्रकृति का तो विनाश हो रहा है और मानव का विकास हो रहा है। जय श्री राम। इसी प्रकार मानव जो है वह शक्तिशाली हैं और प्रकृति मनुष्य की दास है। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, प्रकृति मनुष्य की दास है, यह कौन सी विचारधारा है? तो आप क्या बताओगे? संभववाद, या फिर आप प्रकृति का मानवीकरण भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं प्यारे साथियों मानव भूगोल की प्रकृति को लेकर, और प्रकृति में ये दोनों बिंदु मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण आपको कंठस्थ याद रखना है। इसी कड़ी में आगे की और फर्स्ट लेसन में जो आपके टॉपिक बनेगा विशेष रूप से वह ये वाली सारणी आपको अच्छे ढंग से याद करनी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।